स्वागत है आप सभी का। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ और इंडिया की लीड 322 रन हो गई है और इंडिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, वीडियो अंत तक देखा करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जो सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो शुरुआत करते हैं तीसरे दिन से। जब आज इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड के सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हुए थे, उनके 200 रन से ऊपर थे और वो 5 के रन रेट से खेल रहे थे। बेन डकट क्रीज पर था और जो रूट क्रीज पर थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया के जो 442 का स्कोर है वो उसको आराम से पार कर देंगे और इंडिया को लीड देंगे कुछ। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आज जो रूट बैटिंग कर रहे थे, कुछ वो एडवेंचरस शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बॉल पर रिवर्स खेलते हुए स्लिप में कैच दे दिया। जायसवाल ने उनका अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद जब बेस्ट ऑफ बैटिंग पर आया वो आते ही आउट हो गए। 3-4 बॉलें उन्होंने खेली, कुलदीप यादव ने उनको एलडब्ल्यू आउट कर दिया। उसके बाद जब बेन स्टोक बैटिंग पर आए, बेन डकैट और बेन स्टोक दोनों बैटिंग कर रहे थे, तो इसी दौरान अपने बेन डकैट ने अपना 150 रन पूरा करा। उसके बाद वो आउट हो गए और गंदी बॉल थी। कुलदीप यादव ने काफ़ी लूज बॉल मारी बट बेन डकैट ने अपनी विकेट उस पर दे दी। उसके बाद बेन फॉक्स और बेन स्टोक में थोड़ा छोटा सा पार्टनरशिप होता है, बट रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी फील्ड सेटअप करते हैं बेन फॉक्स के लिए और वो मोहम्मद सिराज की बॉल पर मिड ऑन पर आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा उनका कैच करते हैं। उसके बाद जब बेन स्टोक थोड़ा खेल रहे होते हैं, 40 रन के करीब बेन स्टोक मारते हैं। बट आपको पता है जिस हिसाब से वो बैच बॉल खेल रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा देर तक क्रीज पे रहे तो उनसे अटैक अगर ना कर पा रहे हो तो अपना विकेट अपने आप ही घेरते हो। तो ऐसे ही हुआ। जैसे रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आगे निकल के मारने की कोशिश करी और बाउंड्री पर जसप्रीत बुमराह ने उनका बहुत अच्छा कैच करा। बिल्कुल थोड़ा बाउंड्री के पास ही कैच था, तो अच्छा कैच करा और इस तरह बेन स्टोक आउट हुआ। और बेन स्टोक आउट होने के बाद ही जो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज ने जो इंग्लैंड का टेल था उनको ख़त्म करा। बहुत अच्छे अच्छे यॉर्कर भी मारे मोहम्मद सिराज ने, जैसे रियान अहमद को आप देख ही सकते हैं और जेम्स एंडरसन को, बड़े दोनों अच्छे यॉर्कर मारे और उनको बोल्ड करा। इस तरह इंडिया ने 126 रन की लीड ले ली और उनको 319 रन पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग पर आया तो इंडिया थोड़ा स्लो खेल रहा था। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा और जायसवाल काफ़ी स्लो खेल रहे थे, 2.5 का रन रेट से काफ़ी स्लो खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया शेल में जा रहा है, काफ़ी डिफेंसिव खेल रहा है इवन दो इंडिया के पास लीड है। बट एक बार जब रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं जो रूट की बॉलिंग पर। उसके बाद रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब गिल बैटिंग पर आते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि इंडिया काफ़ी डिफेंसिव चला गया है। बट आई थिंक एक टाइम पर जायसवाल के 50 बॉलों में कुछ 19 रन होते हैं। उसके बाद काफ़ी एकदम चेंज आता है, थोड़ा ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद कैसा चेंज आता है, जायसवाल चौके पे चौका छक्के पे छक्का मारने लग जाते हैं और देखते देखते वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर देते हैं। ये उनका तीसरा शतक था। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, 5 छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, रिवर्स के चौके मारते हैं, इवन स्वीप के छक्के मारते हैं, बाहर निकल के छक्के मारते हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी चेंज आता है, अटैक करने लग जाते हैं। ये मेरे को नहीं पता ये मैसेज द्रविड़ की तरफ से आता है या जायसवाल खुद अपना मतलब ये गेम खेलने लग जाते हैं। और दूसरे एंड से गिल अपना है वो थोड़ा स्लो स्लो खेलते हैं, बट बीच में वो भी छक्के मारते हैं, 2-3 छक्के उन्होंने भी मारे, अच्छा साथ देते हैं। और और ऐसे ही इन दोनों के बीच की 150 रन की पार्टनरशिप होती है और इंडिया को काफ़ी अच्छे स्कोर पर ले जाते हैं। और इन दी एंड जो जायसवाल हैं उनका कुछ बैक स्पैज़म हो जाता है और वो रिटायर्ड हर्ड होके चले जाते हैं। उसके बाद जब रजत पाटीदार क्रीज पर आते हैं, रजत पाटीदार की ये चौथी इनिंग थी, तो आई थिंक मैं कहूँगा उन्होंने ये अपनी चांस को वेस्ट करा और वो 10 बॉलों पे डक मारकर आउट हो जाते हैं। कुछ भी बॉल नहीं थी, बिल्कुल हाफ पिच पर बॉल थी टॉम हार्टली की और वो पुल मारने की कोशिश करते हैं और वो कैच दे बैठते हैं। तो मेरे को लगता है अब पाटीदार ने अपना चांस गवा दिया और आई थिंक नेक्स्ट मैच में उनकी जगह नहीं बनती। जो अगर के राहुल फिट होते हैं तो मेरे को लगता है इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर जब नाइट वॉचमैन को भेज दिया जाता है कुलदीप यादव को, कुलदीप यादव सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे फर्स्ट इनिंग में सर्वाइव करते हैं तो इस इनिंग में भी सर्वाइव कर देते हैं। और दूसरे एंड पे गिल जो अपना है अर्धशतक पूरा करते हैं। तो इन दी एंड इंडिया 196 पे 96 रन बनाता है, 196 2 विकेट के नुकसान पर। और इंडिया की जो लीड है 322 रन की लीड हो जाती है और इंडिया इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है। अगर कल इंडिया
180 रन और जोड़ देता है तो करीब 500 रन का अगर टारगेट देता है तो मैं मेरे को लगता है इंडिया ये मैच आराम से जीतेगा, क्योंकि वो ज़रूर इंग्लैंड के जो बैट्समैन है ज़रूर टारगेट के लिए जाएंगे, टारगेट चेस करने के लिए जाएंगे। जब इंडिया 500 का टारगेट देता है, जिस 550 का, तो मेरे को लगता है मैच इंडिया की तरफ चला गया है। बट आपको बताना चाहूँ, जैसे आज दिन की शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पर था। कल एक खबर आई थी, जैसे अश्विन है, अश्विन की माता की तबीयत खराब हो गई तो अश्विन को थर्ड टेस्ट मैच से अपना विड्रॉ करना पड़ा। तो इंडिया इस मैच में सिर्फ 10 प्लेयर से खेल रही है, उनका सब्स्टिट्यूट जो मिल रहा है फील्डिंग में अश्विन का। बट अब देखेंगे बॉलर, तो बॉलर हमारे 4 ही रह गए हैं। तो उस हिसाब से इंडिया ने बहुत ही अच्छा कमबैक करा है, 4 बॉलरों के साथ इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया है। ये बड़े ही सराहना के लायक है। अब देखना होगा जो पिच जो है, पिच में काफ़ी टर्न आ गया है, काफ़ी बॉलें टर्न हो रही थी, रेहान अहमद की, टॉम आर्टली, काफ़ी बॉल टर्न हो रही थी, स्क्वायर टर्न हो रही थी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। तो अब कल अगर इंडिया 1-2 सेशन बैटिंग कर लेता है तो मेरे को लगता है इंग्लैंड के लिए सर्वाइव करना इस पिच पे बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और इवन फास्टर जो बॉलर है, रिवर्स हो रही है, रिवर्स होते होते उनकी बॉल नीचे भी रह रही है। तो ये इस पिच पर सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल होगा 5वें दिन और चौथे दिन के लास्ट सेशन में। तो मेरे को लगता है इंडिया को वही पहले 2 सेशन खेलना पड़ेगा, बट एटलीस्ट इंडिया को 500 का टारगेट इंग्लैंड को देना ही पड़ेगा, जिस अप्रोच से इंग्लैंड खेलता है। तो ये देखना होगा किस अप्रोच से इंग्लैंड कल जाएगा एंड इंडिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो भी टारगेट देता है इंग्लैंड को, इंग्लैंड उस टारगेट को कैसे अप्रोच करता है, क्योंकि मेरे को पता है वो ड्रॉ के लिए कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा चेस के लिए ही जाएंगे, जिसमें इंडिया का चांस रहेगा। और अगर इंडिया को कल विकेट नहीं मिलते इंग्लैंड के, तो इंडिया कुछ बॉलिंग ऑप्शन अपना सकता है, जैसे जायसवाल को यूज़ कर सकता है। हमने कुछ प्रैक्टिस में देखा जायसवाल लेग स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है कि जायसवाल को या कुछ और पार्ट टाइमर को बॉलिंग भी दी जाए। तो जैसे ही आपको पता है इंग्लैंड पहली इनिंग में अपना आउट हो गया था। अगर हम बॉलिंग कार्ड की बात करें इंडिया की तरफ से, जो मोहम्मद सिराज है उन्होंने 4 विकेट लिए थे, और रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिया था, और अश्विन और बुमराह ने 1 विकेट लिया था। तो ये इंडिया का बॉलिंग अटैक रहा था। तो मेरे को लगता है अब जो सेकंड इनिंग में इंग्लैंड को जो खतरा होगा सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खतरा कुलदीप यादव से होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो रिस्ट स्पिनर है तो उनकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टर्न होगी, और इंडिया को आई थिंक उनको अच्छा यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो देखना होगा कि इंडिया कैसे किस स्ट्रैटेजी से जाएगा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। ऑन द अदर हैंड आज मैं कहना चाहूँगा, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो जो इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी थी बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर जो रूट से करवाए, 15 से ओवर ऊपर जो रूट ने कराए, जबकि उनके मेन बॉलर थे, मेन बॉलरों ने ओवर बहुत कम कराए। आई थिंक यहाँ पर इंग्लैंड ये ट्रिक मिस कर गया है कि उन्होंने अपने पार्ट टाइमर स्पिनर से ज़्यादा ओवर कराए रादर देन अपने रेगुलर स्पिनर से, क्योंकि इनके रेगुलर स्पिनर की बॉल बहुत टर्न हो रही थी। जैसे मैंने पहले बोला, रेहान अहमद की और टॉम हार्टली काफ़ी टर्न हो रही थी, बट फिर भी उन्होंने जो रूट के साथ ओपनिंग करा बॉलिंग का, और उनको ही ओवर देते रहे बार बार, जिसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया। अटैक करा, जायसवाल ने भी अटैक करा, गिल ने भी बाद में अटैक करा। तो मेरे को लगता है वहाँ पर इंग्लैंड अपना गलती कर गया है और इंडिया को ये बढ़त दे गया है मैच में। अब आपको मिलता हूँ मैं कल। मैच से पहले देखते हैं कि इंडिया के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, किस स्कोर की तरफ इंडिया को जाना चाहिए, इसके बारे में हम मैच से पहले कल डिस्कस करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।